हमारा जो अगला सत्र है उनके वक्ता जो हैं वो हैं श्री योगेंद्र कौशिक जी। बहुत सारे जो किसान हैं उनसे जुड़े हुए उन्हें जानते हैं। उनके परिचय में सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ मैं कि परिचय का अंत नहीं है, उनके इतने सारे अवार्ड्स हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी देते हैं और अभी रिसेंटली भी गवर्नमेंट ने उन्हें बुलाया था और उन्हें एक सम्मान से सम्मानित किया है जिसके बारे में वो खुद बताएंगे। साथ ही उन्होंने इस बार रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लिया है गेहूं का। 1 हेक्टेयर में 50 कुंटल 99 कुंटल, माफ़ कीजिएगा 99 कुंटल 1 हेक्टेयर से इन्होंने उत्पादन लिया है। तो मैं श्री योगेंद्र कौशिक जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पे आएँ। धन्यवाद दीदी, और धन्यवाद इस जैविक सम्मेलन के आयोजकों को। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि माता भूमि पुत्रोऽहं पृथ्व्याम्, मैं इस धरती माँ का बेटा हूँ और ये माँ, ये धरती मेरी माँ है। मित्रों, आपने जैविक के हमारे कई ज्येष्ठ श्रेष्ठ वक्ताओं से बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा। मैं यही इस मंच के माध्यम से सबसे पहले आह्वान करूँगा कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। हमको खेती का अपना सोच बदलना होगा। वर्तमान में जिस रासायनिक उर्वरक और जो जहर युक्त खेती, जहर युक्त दवाइयों से हम किसको दे रहे हैं? ये जहर, ये रासायनिक जहर हम उसको दे रहे हैं जो हमें जीने की शक्ति प्रदान करती है, जो हमें अन्न देती है, जो हमें जीवित रहने की ऊर्जा देती है। हम उस धरती माँ को जहर दे रहे हैं। ये एक क्या व्यवस्था या व्यवहारिक चीज़ है क्या? तो मैं अपने बारे में बता दूं कि 1970-71 में मैंने भोपाल से इंजीनियरिंग की शिक्षा पूर्ण की और उस समय मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है खेती रही है। तो उस समय से ही मेरी एक डेफिनेशन रही है कि इफ़ यू आर एग्री सो यू कैन डू एग्रीकल्चर एंड इफ़ यू आर हार्डली एग्री सो यू कैन डू हार्टिकल्चर। और उस थीम पर मैंने काम किया और मैं वर्ष 2001-2 से जैविक खेती कर रहा हूँ और आज लगभग मेरे पास 30 एकड़ ज़मीन में जैविक उत्पाद में ले रहा हूँ। और जो अभी दीदी ने बताया कि मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी ने वर्ष 2014 में 95 कुंटल 32 किलो प्रति हेक्टेयर गेहूं का जैविक उत्पादन लेने में पुरस्कृत किया था। गत वर्ष 2020 में, क्योंकि अब तो मैं एक मार्गदर्शक के रूप में खेती में काम करता हूं, मेरा बेटा ही करता है, तो अभी इस 2020 का जो मेरा गेहूं का उत्पादन है वो 99 कुंटल 20 किलो पूर्ण जैविक रूप से, दुनिया की किसी लैब में उस गेहूं को टेस्ट कराया जाए वो पूर्णतया जैविक होगा। उस प्रकार से हम लोग, मेरा बेटा भी इस फील्ड में आ गया है और वो खेती कर रहा है। खेती की बहुत छोटी छोटी बारीकी हैं। जैसा अभी दीदी ने बताया था कि मेरा अपना ये है कि अपनी खेती, अपना खाद, ऊर्जित मिट्टी और उत्तम स्वास्थ्य, ये पूरा 4 कोटेशन है लाइन। इसके आधार पर हम जैविक खेती करें। अब इस इतिहास में न जाएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इस रासायनिक का क्या, उस समय की क्या आवश्यकता रही होगी, लेकिन मेरा
तो ऐसा मानना है, जो मैंने पढ़ा है, कि इस खेती को आज से 228 साल पूर्व ही इसके शोषण का ग्रहण लगा था। अंग्रेज एक गवर्नर थे जिन्होंने नील की खेती शुरू की थी, और जमींदारी जिस दिन से प्रथा चालू की, उस दिन से इस भूमि का शोषण चालू हुआ। लगातार आज़ादी के बाद से जिन हाथों में देश की बागडोर गई, तब से जो शिक्षा थी, वो जो मैकाले की शिक्षा, कि जो हमारी परंपरागत खेती में भी एग्रोनॉमी और एंटोमोलॉजी और इस प्रकार का इस महाविद्यालय में भी पढ़ाया जाता है, काश उस समय यही हमारी परंपरागत खेती या हमारी जैविक खेती को आज हम बढ़ावा देते, तो आज शायद मैं सोचता हूँ कि हमें इस प्रकार के आयोजन की ही आवश्यकता नहीं पड़ती। हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक और हमारे देश के प्रौद्योगिकी इतनी प्रबल है कि दुनिया के कई देश इसका अनुसरण कर रहे हैं। इजराइल की जो टपक पद्धति, या जिसको हम स्प्रिंकलर कहते हैं, हजारों हजार साल से वेदों में हमारे यहाँ शिव जी को जिस प्रकार बूंद बूंद से पानी दिया जाता है या उनके मस्तिष्क पर पानी डाला जाता है, उसी के आधार पर आज ये टपक खेती का जो प्रचलन चला है। तो हम ये कहें कि अगर हमारी शिक्षा में यही परंपरागत खेती का समावेश होता, तो शायद हमें ये जहर युक्त भोजन से जहर मुक्त भोजन की ओर नहीं आना पड़ता। मित्रों, खेती में एक एम की आवश्यकता होती। एम शब्द अंग्रेजी का भी है। एम का मतलब उद्देश्य भी होता है, और एम का मतलब मैंने अपने हिसाब से ये लिखा है कि खेती में एम बहुत महत्वपूर्ण है। एम से मतलब सबसे पहले मैन पावर। मैन पावर के बगैर खेती संभव ही नहीं है, और उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट की। मैन पावर, मैनेजमेंट, मनी, आर्थिक भी बहुत आवश्यकता है अर्थ की में इस खेती में। मैकेनाइजेशन, मटेरियल, कि हमारा कृषि आदान है वो कितना गुणवत्ता युक्त है वो, और फिर उसका मार्केटिंग, विपणन। ये अगर एम हम उद्देश्यों से इन एम की प्रतिपूर्ति कर सके, तो शायद फिर प्राकृतिक आपदा ही हम किसानों को परेशान कर सकती है, या हमारी अपेक्षित उत्पादन में विघ्न उत्पन्न कर सकती है। अगर ये सब हमने सब इसका प्रतिपालन किया, तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये कहा है किसी ने कि ख्वाबों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया खुद को जलाना होगा। अपने हिस्से का दिया खुद को जलाना होगा। तो आज इस जैविक महायज्ञ में जो आहुति देने हमारे किसान साथी आए हैं, वो कम से कम ये जो एक शब्द यहाँ बाहर लगा है, शपथ, जैविक शपथ, वो शपथ लेके जाएं कि हम हमारे स्तर से हमारी भूमि जितनी भी जिस रकबे में हमारी भूमि है, उसका कम से कम हम 10वां हिस्सा तो जैविक खेती के रूप में आरंभ करेंगे। ये हमको आज यहाँ से संकल्प लेकर के चलना है। मैंने व्यक्तिगत रूप से
एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना ग्रामीण गो आधारित कृषि विज्ञान से संदर्भित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक कार्य योजना निकाली थी 2-3 वर्ष पूर्व। उसमें देश भर में 100 ट्रेनर चिन्हित किए थे। उस 100 लोगों में से मुझे भी कि जैविक आदान बनाने का, जैविक कीटनाशक बनाने का, जैविक रासायनिक बनाने का, ये इस प्रकार का एक कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से चला था। और उस कार्यक्रम में 30-30 लोगों की 5 बैच 5-5 प्रशिक्षण रखे थे। उस 5 प्रशिक्षण में से 150 लोगों को जो मैंने प्रशिक्षित किया था, जो हमारे किसान साथी हैं, धार जिले से हैं, रतलाम जिले से हैं और उज्जैन जिले से हैं। ऐसे 3 जिलों से 150 किसान जो हमने प्रशिक्षण में आए थे और जिन्होंने प्रशिक्षण लिया। दीदी, मैं आपको बहुत खुशमन से ये कहना चाहता हूँ कि उन 150 किसानों में से 118-19 किसान आज जैविक खेती कर रहे हैं और एक तरह का एक समूह बना हुआ है 3 जिलों का कि हम हमारा आदान उस क्षेत्र में अपने हिसाब से एकत्रित करके और वो सब हम अच्छी तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारे ग्रुप का एक उद्देश्य और है। हमारे उद्देश्य ये भी है कि जैविक उत्पाद जो है बहुत महंगा न हो, आम आदमी की पहुंच में हो। यह जैविक उत्पाद केवल पैसे वाले हैं उद्योगपतियों के लिए न होकर के ये जैविक उत्पाद आम लोगों की पहुंच में आए, इसलिए हमने उसके बहुत अधिक दाम नहीं लिए हैं। और जैसे अगर गेहूं मध्य प्रदेश सरकार 2000 में खरीदती है तो हमने अधिकतम उसको 3000 के अंदर अंदर ही शुद्ध जैविक गेहूं हमने बेचने का निर्णय लिया है। और आज जो हमारे 3-4 साल से जो किसान बेच रहे हैं रतलाम और धार और उज्जैन के, हमारे 118-19 किसान, वो इसी रेट में भाई साहब दे रहे हैं, क्योंकि जैविक उत्पाद है। हमारी लागत मूल्य में कमी आई है और सरकार भी चाहती है कि किसानों की आय दुगनी हो। तो दुगनी होने का मतलब ये कि उत्पादन तो दुगना नहीं होगा, लेकिन हमारी लागत मूल्य अगर आधी हो गई तो हमारा यूं ही डेढ़ा भाव हो जाएगा। तो हमने हमारे जैविक गेहूं का, जैविक अन्य उत्पाद का सरकार से केवल 1.5 से भी कम मतलब आज 2000 में गेहूं बिकता है सरकारी में, तो हमने 2800 से 3000 का उसमें रेट रखा है। जैसे बंसी है तो बंसी का 3000 रखा है। और इस प्रकार से हम हमारा उत्पाद जो है बेच रहे हैं। अब संख्या या लिखने वालों का तो नहीं है कि इस प्रकार हम कीटनाशक कैसे बनाए, ब्रह्मास्त्र, जीवक घनामृत, ये सारी तो आप लोगों ने बहुत कुछ समझ ली होगी और बहुत कुछ लिटरेचरों के माध्यम से आप लोग जानते होंगे। लेकिन मैं ये कहूँ कि आज हमारी गाय बहुत महत्वपूर्ण है। गाय के गोबर और गौमूत्र के बगैर जैविक उत्पाद बनाना शायद नामुमकिन है। मैंने सरकार को एक ऐसा प्रोजेक्ट भी दिया है, जैसे डेयरी का तो बहुत लंबे समय से प्रोजेक्ट चलता है। हमने सरकार को एक प्रोजेक्ट दिया है और भारत सरकार उस पर नाबार्ड से चिंतन भी कर रही है कि ड्राई डेयरी का प्रोजेक्ट आए। ड्राई डेयरी में मुख्य उत्पाद दूध न होकर के गोबर और गौमूत्र होगा और उस ड्राई डेयरी में वो गायें होगी, उसमें संख्या 5 से 10 तक किसान अपने यहाँ रखे और उसका गोबर और गौमूत्र से हमारे जैविक आदान तैयार करे और अपनी खेती में उसका उपयोग करे। लागत मूल्य में कमी आएगी। जैसा कि अभी हमारे गोपाल जी भाई साहब का ये गौ कृपा अमृत है, ऐसा गौ कृपा अमृत में भी हमको 2 लीटर छाछ देशी गाय की आवश्यकता होगी, गौमूत्र की भी हमें आवश्यकता होगी।
तो हम अपनी ज़मीन के हिसाब से 5 गाय या 10 गाय का एक डेयरी खोलें और उससे गौमूत्र और गोबर इकट्ठा करके हम उसको केचुआ खाद के रूप में लें, हम उसको जो है सैलरी के रूप में लें, स्लेरी। इस केचुआ खाद से भी लगभग मेरा निजी अनुभव है कि 5 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है कि हम अगर उसको फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं तो उसके साथ अगर गोबर की स्लेरी घोल के जाए तो वो उसके त्वरित और प्रमाणित रिजल्ट आते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से जैविक जो जागरूकता अभियान इस द्वितीय एस्प्रो 2021 के माध्यम से चला है, निश्चित ही ये देश के किसानों के लिए, क्षेत्र के किसानों के लिए और देश के, जिस प्रकार अभी जो युवा उड़ान वाले भाई साहब कह रहे थे, इन युवाओं को भी आज गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न, दालें, सब्जी, फसलों की ज़रूरत है। आज जो जिस प्रकार से बीमारियों का प्रकोप हमारे देश में आ रहा है, जैसा भारती जी ने भी बताया कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि इसके माध्यम से, जैसे यूरिया हम देखते हैं, यूरिया का अगर आपने डाला और 5 दिन बाद, 6 दिन बाद जब उसमें एक नया हरापन आएगा तो निश्चित ही उससे इंसेक्ट प्रभावित होते हैं और उस इंसेक्ट को फिर समाप्त करने के लिए फिर रासायनिक दवाई देना पड़ेगी। तो इस यूरिया का, इस डीएपी का, ये सारा नितांत गाय का गोबर और गोमूत्र है और इसके माध्यम से हम हमारी खेती जैविक खेती के रूप में, जैविक खेती कोई बहुत बड़ा वो उपक्रम नहीं है, वही परंपरागत खेती, वही ऋषि खेती या वही नेचुरल खेती, या हम संस्कृत में 1-2 लाइन है कि जीवो जीवस्य जीवनम और जीवो जीवस्य भोजनम। जीव ही जीव का जीवन है और जीव ही जीव का भोजन है, क्योंकि वही इंसेक्ट, कुछ जो है हमारे इंसेक्ट जो मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं, मांसाहारी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जो मांसाहारी होते हैं वो उन जीवाणुओं को खा जाते हैं। तो जीवो जीवस्य भोजनम और जीवो जीवस्य जीवनम, इसी 4 शब्दों के बीच में हमारी जैविक खेती लगभग लगी हुई है और हमें जैविक उत्पाद की ओर आना ही पड़ेगा। नहीं तो ये जैसे जिस प्रकार से एक हमारा उत्पादन आज स्थिर सा हो गया है और इस स्थिर उत्पादन को अगर और इसी हिसाब से हम रासायनिक खाद और अंधाधुंध उर्वरक प्रबंधों का उपयोग करते रहे तो हम आने वाली पीढ़ी को ऐसी ऊर्जित जमीन दे पाएंगे। इसके साथ ही अभी कुछ संस्थाओं के माध्यम से हमने ये देखा है कि हमारी धरती किस प्रकार से सुपोषण और संरक्षण हो, इसके लिए भी कुछ संस्थाएं इस पे चिंतन कर रही है और इस चिंतन में किसानों के साथ आम नागरिकों की भी सहभागिता बहुत आवश्यक है। इसमें जैसे हमारे यहाँ पहले भी प्रथा थी, आज भी मेरे यहाँ होता है कि जब पहली बार खेत में हम हाँकने जोतने जाते हैं तो धरती माता को पूजन करते हैं, नमन करते हैं। ये एक गांव में इस प्रकार का उत्सव का आयोजन होना चाहिए। उसमें धार्मिक संस्थाएं हो, शासकीय संस्थाएं हो, राजनेता हो और सर्वसाधारण जनता हो और किसान हो, इन सब को मिलकर के हमारी धरती का सुपोषण और संरक्षण आज बहुत ज़रूरत है। मित्रों, मैं आपको बताऊं, 17-18 में जो है दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर इसका चिंतन किया गया कि आज आपको शायद स्मरण में होगा कि आज भारतवर्ष में मध्य प्रदेश और पूरे छत्तीसगढ़
में जितनी उर्जित भूमि है, जितनी कुल जमीन है, उतनी भूमि भारतवर्ष की बंजर है। मतलब 23.23% जमीन आज हमारे भारत की बंजर हो गई है। नोएडा के उस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित करके करीब करीब 112-13 देशों के वैज्ञानिकों और साइंटिस्टों का वो सम्मेलन था। उसमें माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम 2030 तक सारी ज़मीन को ऊर्जित कर देंगे। और दुनिया के देशों के वैज्ञानिकों का वो जो 11 दिवसीय कार्यक्रम था नोएडा में, उसमें ये निकल के आया कि आज पूरे विश्व की 25% भूमि जो है बंजर हो गई है। आने वाले 50 साल बाद हमारी जनसंख्या इससे 1.5 हो जाएगी, और 1.5 हो जाने के बाद जब जमीन बंजर हो जाएगी तो खाद्यान्न की फिर वही लाल बहादुर शास्त्री जी के समय की बात हो जाएगी, और फिर इस देश में, दुनिया में ये संकट आ जाएगा, खाद्यान्न का संकट आ जाएगा। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने भी इस जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं आरंभ की है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना के माध्यम से जीवामृत, घनामृत, बीजामृत, इस प्रकार के प्रशिक्षणों का, जैविक कीटनाशक और जैविक उर्वरक, वर्मी वाष्प वगैरह, इस प्रकार का ये सारा कार्यक्रम चलाया है और चल रहा है। और अब तो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, कृषि महाविद्यालय के माध्यम से और कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से ये सारे कार्यक्रम बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच और आने वाले हैं। इसलिए हम हमारी आने वाली पीढ़ी को ऊर्जित भूमि दे जाएं, इसी कल्पना के साथ, इसी शपथ के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों ने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का अवसर दिया, उसके लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।